तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका किसका बनाए, हाइड्रोजन का बनाए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केटायन का बनाए। फिर जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनायन का भी बनाए। यही तीन ठीक है ना। तीनों का डायग्राम देखिए मैं मॉडिफाई किए। उस मॉडिफिकेशन में एक जगह कुछ छूट गया था, बीच में हम सब में H2 मॉलिक्यूल ही लिख दिया ना, ये बीच वाला चेंज नहीं किए थे। जब हम डायग्राम बनाए थे तो जब H2 मॉलिक्यूल था तो इधर H एटम इधर H एटम था ना, बीच में H2 मॉलिक्यूल था कि नहीं। तो जब हम इसको H2 प्लस आयन बनाए, इधर H प्लस आयन तो लिख दिए, इधर H एटम लिखा हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ H2 मॉलिक्यूल ही लिखा रह गया था डायग्राम में। तो उसको इम्प्रूव कर लगे, वहाँ H2 प्लस आयन लिखना, इम्प्रूव कर लो नोटबुक में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग लिखे थे H2 माइनस आयन, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनायन। तो हम यहाँ पर कर दिए थे H माइनस आयन, यहाँ है ही, लेकिन इस जगह चेंज नहीं किए थे ना, H2 माइनस आयन लिखा है। समझ गए, ये इम्प्रूवमेंट अपने नोटबुक में कर लो, छूट गया था। ठीक है, अब देखो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? सिग्मा 2s2, यही था ना। हाँ, उसके बाद H2 प्लस का क्या था? सिग्मा 2s1, यही था। उसके बाद H2 माइनस एक बढ़ गया, सिग्मा 2s1 एंड सिग्मा 2s स्टार 1, यही था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तीनों का। इस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है ना, बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, तो नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये दोनों अनस्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उतना दिक्कत होगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर हमको ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर हम लोग जो है स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे। पहली बात तो है कि इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। इस केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 0 ही है। ये कितना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है, इस केस में 2, डायग्राम देख लो, और इसमें कितना है 0। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखो, इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है इसमें, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, ये भी स्टेबल है, मतलब आयन के रूप में स्टेबल है, एग्जिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसमें जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 है, इसमें गड़बड़ है ना, यहाँ 2 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत। ठीक है, 3 होगा ना, 2 तो पहले से है और 1 आ गया, तो 3 नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ गलती हो गया था, ठीक कर लो। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ये 2 है और ये 1 है। तो तीनों ही जो है स्पीसीज स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तीनों स्टेबल है, मतलब ये तीनों एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल है इसलिए एग्जिस्ट करेगा। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
से ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, उसका स्टेबिलिटी है। समझ गए? हाँ। और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तीनों केस क्या हो गए, तीनों ही मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है। ठीक है, आई बात समझ में? और कहीं अगर तुमको नजर आ जाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ये केस आ जाए तो वो अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल हो या आयन जो भी हो वो अनस्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कम हो तो अनस्टेबल होगा वो मॉलिक्यूल। तीसरा केस, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो भी वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, आइए बात समझ में? क्योंकि हम बताए थे जब दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, 50% ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाता है और 50% एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो उसी को हम लोग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एंटी बॉन्ड जो उसका एनर्जी बहुत जितना घटता है ना उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाता है, यानी एंटी बॉन्डिंग जो है अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है। यानी जितना स्टेबिलिटी देता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उससे कहीं ज़्यादा देता है उसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है, तो अनस्टेबिलिटी वो ज़्यादा पैदा करता है। तो जब दोनों बराबर होगा तब तो ये जितना स्टेबिलिटी देगा उससे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ये दे देगा, तो अल्टीमेटली अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, जब डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो हम लोग नीचे लाते हैं, एक बॉन्ड को नीचे लाते हैं और कुछ को ऊपर देते हैं। तो नीचे वाले को हम जितना लाते हैं नीचे जितना लाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल को उससे कहीं ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। समझ गए ना? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, एनर्जी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है एंटी बॉन्डिंग के केस में, जितना घटता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता है। आई बात समझ में? इसीलिए अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हो जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल रहेगा, है ना? देखने से लगता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों तो बराबर है, तो मोर और लेस स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली अनस्टेबल होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंटी बॉन्डिंग का इफेक्ट ज़्यादा है बॉन्डिंग से। यहाँ तो लगता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, अनस्टेबल इफेक्ट ज़्यादा होता है स्टेबल इफेक्ट से, जिसके कारण क्या होता है कि फाइनली ये अनस्टेबल हो जाता है। आया समझ में? क्लियर? हाँ, तो ये तीन कंडीशन याद रखना। तो ये तीनों तो स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तीनों ही केस में। अब इस तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सबसे कम स्टेबल है और कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखो इसमें तो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, दोनों में एंटी बॉन्डिंग इसमें है। ठीक है, ये दोनों का देखो, पहला तो है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, निकाले थे ना? जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, बस इतना ही याद रखना। और ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ आता है, तो चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तीनों स्टेबल है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? H2 मॉलिक्यूल। अगर इस तीनों को कंपैरिजन करने कहा जाएगा तो H2 मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम लोग कहेंगे दोनों बराबर स्टेबल होगा, है ना? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का हाफ है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा। नहीं होगा, हमको प्रैक्टिकल से देखना है, थ्योरी से तो हमको बहुत कुछ नजर आएगा, थ्योरी से तो हमको ये दोनों बराबर नजर आ रहा है, स्टेबल होना चाहिए था ना? हाँ, प्रैक्टिकली देखते हैं कि वैसा किस में अनस्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है, तो हम उसका कारण खोज निकालें। क्या कारण है कि एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है बॉन्डिंग इफेक्ट से। ठीक है, पता चल गया। तो उसी तरह से यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम है,
ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिकली जब स्पेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, हाफ है ना, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। हाँ, एक बात याद रखना कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा ही, ये बात याद रखना है ना। आगे बात समझ में। और जब बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में रहेगा बॉन्ड ऑर्डर तो वो जो है पैरामैग्नेटिक होगा, ये गारंटी है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमको कम से कम फ्रैक्शन से तो पता चल ही जाएगा कि पैरामैग्नेटिक है, और जब होल नंबर रहेगा तब हम देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तब पता चलेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे कि ये दोनों में स्टेबल, ये वाला ज़्यादा क्यों है, ये वाला कम स्टेबल क्यों है। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी देखा जाए, है ना, स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? H2, है ना। अब इस दोनों का डिसाइड करेंगे। तो अब देखो कि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, H2 प्लस आयन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसमें एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ज़्यादा होता है, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, इनस्टेबिलिटी इफेक्ट, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, बताए थे ना, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसमें तो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन H2 माइनस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2s, सिग्मा 2s में है, सिग्मा स्टार 2s में है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, जो इसको थोड़ा सा बना देता है, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट देता है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या देता है? डीस्टेबलाइज करता है। तो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ गया इसमें, और इसमें कोई डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है, जिसके कारण ये कम स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल हो गया इसके चलते। समझ में आया? है, ये कॉम्पिटिटिव स्टडी पूछता है, यहाँ भी पूछेगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे वहाँ भी पूछेगा। समझ गया? आई बात समझ में ना। इसमें जो है एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसीलिए जो है अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है इसमें, इसमें कोई डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं है। आगे बात समझ में। तो यानी सबसे कम स्टेबल ये हो गया, तो ये बीच में आ जाएगा, सबसे कम हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो एनायन है ना, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनायन हुआ, सबसे कम स्टेबल हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हाँ, अब हम लोग हीलियम मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। इधर भी हीलियम, इधर भी हीलियम, तभी ना होगा। हीलियम एटम, हीलियम एटम, ठीक है। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाँ? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2। ठीक है, इधर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है 1s, 2s तो है नहीं इसमें। क्या है इसमें? 1s2 है ना, यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ही ऑर्बिटल है, कहीं भी दिखा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर दिखाएं। ठीक है, पिछला वाला लड्डू दिखाए थे,
इस बार बक्सा दिखा देते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हो गया 1s, ये भी हो गया 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो बनेगा सिग्मा 1s, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखो जितना हम नीचे किए इसको उससे कहीं ज्यादा ऊपर किए इसको कि नहीं, क्योंकि डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। जितना कम होता है इसका एनर्जी उससे कहीं ज़्यादा इधर बढ़ जाता है ना। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे भाई, जितना इसका कम हुआ 50% में है तो ये उतना ही एनर्जी से ऊपर भाग जाना चाहिए जितना एनर्जी से नीचे गया, लेकिन होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि जितना एनर्जी इसका कम होता है, जितने से ये स्टेबल होता है उतना से कहीं ज़्यादा ये अनस्टेबल हो जाता है, उससे कहीं ज़्यादा वो एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए देखो यहाँ से डिस्टेंस इसका कम है कि नहीं, और इसका डिस्टेंस हम ज़्यादा दिखाएं, उसी को अभी डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले, ठीक है, समझ में आ गया ना। और ये जो डायग्राम बनाते हैं इसमें ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा स्टेबल करेंगे उससे ज़्यादा थोड़ा सा अनस्टेबल करेंगे, समझे। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में अब क्या बनेगा He2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर। अब देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा भी यहीं आ जाएगा क्योंकि और तो कोई ऑर्बिटल बगल में है नहीं। अब भर गया तो ऊपर वाला में जाएगा, तीसरा आया, अब और कोई ऑर्बिटल है नहीं तो इसी में भरेगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल हो गए। इस वाक्य से समझा थे ना, हाँ आया समझ में। अब जो है He2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, यही होगा ना। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है ना, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये अनस्टेबल जो है डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, इसीलिए He2 डज नॉट एग्जिस्ट। H2 exist, H2 exist, hydrogen H2 exist, but He2 does not exist. Helium does not exist as He2, it exists as He only, whereas hydrogen exists as H2, not as H. आया बात समझ में। हाइड्रोजन H2 के जैसा एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, लेकिन हीलियम He के जैसा एग्जिस्ट करता है, He2 के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता। फैक्ट बता रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, Nb माइनस Na/2, दोनों दो है, 2 माइनस 2/2 इक्वल टू क्या होगा 0। बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, दोनों ही फैक्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एंटी बॉन्डिंग का, इसलिए अनस्टेबल कर देगा। तो फाइनली He2 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ये हो गया एंड ये दो चीज जो है, देयरफॉर He2 does not exist, ठीक है ना। आया समझ में।
हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज He2। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसके पहले कहीं नहीं मिला था, है ना। इसके पहले बहुत थ्योरी पढ़ाई हुई, तुम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हैं ना, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सब भी पढ़ाई होगा। सबसे लास्ट में आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोई नहीं बताएगा कि हीलियम He2 ग्रुप में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बताता है। समझ गए? आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर देख के क्या करेंगे? हाँ? जब वो दुनिया में नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे? समझ गए कि नहीं? हाँ? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं He2 प्लस आयन, हीलियम मॉलिक्यूल का कैटायन, है ना। तो He2 है, तो हम लोग He2 कैसे बनेगा? He और He प्लस से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि नहीं? 1s2 है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा एक प्लस होने से। तो अब इधर हो जाएगा He प्लस आयन, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा He2 प्लस आयन। अब इधर 2 की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1s1, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 2 यहाँ चला गया तो इसमें एक ही जाएगा ना, ये हो गया He2 प्लस आयन का, ठीक है। He2 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1 हो गया। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हो गया, स्टेबल हो गया। He2 स्टेबल नहीं था, He2 प्लस स्टेबल हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब बॉन्ड ऑर्डर भी हो जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। He2 प्लस एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों फैक्ट क्या कर रहा है कि He2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, है ना। 2 प्लस वुड एग्जिस्ट, ठीक है। और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? ठीक है। तो He2 से ज़्यादा स्टेबल है ये, है ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, 0 नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे दूसरे दिन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कल इसको ख़त्म हो जाएगा ये सब, हाँ, फिनिश, ठीक है ना। परसों फिर नया चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है।